हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपीयू शेड्यूलिंग। उसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी थी जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। हम इसको SJFS शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। इसमें जो प्रोसेस सबसे कम टाइम के लिए एग्जीक्यूशन के लिए आएगा उस प्रोसेस को प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व, जिसका काम सबसे कम टाइम का होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। व्हेन द सीपीयू इज़ अवेलेबल इट इज़ असाइंड टू द प्रोसेस दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। इट मीन्स जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं, प्रिमिटिव मोड एंड नॉन प्रिमिटिव मोड। तो जब हम सिर्फ सीपीयू बर्स्ट टाइम ही देखते हैं तो वो हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव मोड, और प्रिमिटिव मोड में हमें अराइवल टाइम भी गिवन होता है। वो मैं जब आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज if two processes have the same CPU burst time, then first come first serve scheduling is used. Next is, it is of two types, primitive scheduling and नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जो मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ। नॉन प्रिमिटिव मोड में सिर्फ CPU बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, जबकि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमें अराइवल टाइम गिवन होता है और प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ SJFS शेड्यूलिंग। सबसे पहले मैं नॉन प्रिमिटिव मोड में बता रही हूँ आपको। नॉन प्रिमिटिव मोड के लिए हमें सिर्फ प्रोसेस चाहिए होंगे और बर्स्ट टाइम चाहिए होगा। बर्स्ट टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे 4 प्रोसेस ले लिए हैं, उनका बर्स्ट टाइम भी ले लिया है। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा गैंट चार्ट बनाना। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए जैसे मैंने FCFS में किया था इस तरह से एक बॉक्स बना लिया था। अब हम प्रोसेस को देखेंगे। सारे प्रोसेसेस में शॉर्टेस्ट टाइम हमारे पास है P3 का और P4 का। तो अब मैंने ये भी बताया था कि जब दो प्रोसेस सेम बस टाइम होता है दो प्रोसेस का, तो उनमें से हम FCFS लेते हैं, मतलब जो पहले प्रोसेस आया है उसको लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले P3 को एग्जीक्यूट किया 2 मिलीसेकंड के लिए और फिर P4 को एग्जीक्यूट किया 2 मिलीसेकंड के लिए। तो 2 सेकंड मिला के ये हो गए टोटल 4 सेकंड। इसके बाद हमारे पास बचा P2 और P1। P2 का बर्स्ट टाइम कम है तो हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे 5 मिलीसेकंड के लिए। 4 + 5 9 मिलीसेकंड हो जाएगा। तो ऊपर मैंने लिख भी दिया +5, पहले वाले पे भी लिख देती हूँ मैं जिससे क्लियर हो जाए, +2 एंड +2। ठीक है, तो 4 + 5 9 तक आ गया। अब P1 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि सिर्फ यही बचा है और इसे 28 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। 9 + 28 करेंगे तो 37 मिलीसेकंड हो गया। तो जो टोटल टाइम आया है वो हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम तो हो गया यहाँ पर 37 मिलीसेकंड। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब है वेटिंग टाइम ऑफ P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाय 4। सबका वेटिंग टाइम ऐड करके डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से। अब P1 का वेटिंग टाइम कितना हुआ, जब P1 एग्जीक्यूट होने के लिए फर्स्ट टाइम आया मतलब 9 मिलीसेकंड, प्लस P2 का वेटिंग टाइम है 4 मिलीसेकंड, P3 का वेटिंग टाइम है 0 मिलीसेकंड और P4 का वेटिंग टाइम है 2 मिलीसेकंड।
तो 9 + 4 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 15/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.75 मिलीसेकेंड, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरह से ये हमारा नॉन प्रिमिटिव मोड में हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम इसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं प्रिमिटिव मोड के लिए। तो प्रिमिटिव मोड के लिए मैंने जैसे पहले बताया था, हमें अराइवल टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लेंगे प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो यहाँ भी हमने 4 प्रोसेस लिए हैं, P1, P2, P3, P4। उसका अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3 और बर्स्ट टाइम है 8, 4, 9 एंड 5। तो चलिए आते हैं अब सॉल्यूशन पे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, यहाँ पर जब तक हमारे सारे प्रोसेस अराइव नहीं हो जाते तब तक प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बता रही हूँ अलग से। तो ये समझ लीजिए ध्यान से, अगर ये समझ आ जाएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अराइवल टाइम लिख दिया और P1, P2, P3, P4 सारे प्रोसेस के नाम लिख दिए। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 पे सिर्फ एक प्रोसेस आया, P2, P3, P4 नहीं आए। तो मैं चलो यहाँ से इन्हें हटा भी देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अराइवल टाइम लिखा रहने देते हैं और हम यहाँ से प्रोसेस हटा देते हैं। तो अभी सिर्फ 0 अराइवल टाइम पे P1 आया हुआ है। P1 को 8 मिलीसेकंड के लिए काम करना था। तो यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट जॉब तब देखेंगे जब हमारे चारों प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। अभी तक जब 0 अराइवल टाइम है उस टाइम कोई और प्रोसेस नहीं है। तो 1 मिलीसेकंड मतलब जब तक कोई अगला नहीं आ जाता प्रोसेस तब तक हम एग्जीक्यूट करेंगे P1 को। उसे 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया तो वो 7 मिलीसेकंड के लिए रह गया उसका काम, और P2 आ गया हमारा 1 मिलीसेकंड के बाद। P2 को 4 मिलीसेकंड के लिए काम करना था, तो P2 का एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम कम था P1 से, तो अब 1 मिलीसेकंड के लिए P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर 1 मिलीसेकंड के बाद P3 अराइव होगा जिसका बर्स्ट टाइम 9 मिलीसेकंड है और जो हमारा ज़्यादा है P2 से, तो इसलिए P2 ही एग्जीक्यूट होगा 1 मिलीसेकंड के लिए। तो ये 1 मिलीसेकंड के लिए और एग्जीक्यूट होगा, तो इसका काम सिर्फ 2 मिलीसेकंड का बचा है। अब प्रोसेस P4 भी आ गया और जिसका वर्किंग टाइम था 5 मिलीसेकंड। तो अभी भी अगर हम चारों में चेक करें तो सबसे कम P2 का ही है। तो शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग अब चारों प्रोसेस आ भी चुके हैं। अब इनमें हम देखें तो P2 का ही काम पहले कंप्लीट होगा। तो जब तक P2 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक किसी और के पास CPU नहीं जाएगा। P2 के एग्जीक्यूशन के बाद P1, P3 और P4 में से P4 का काम सबसे कम टाइम का है, तो P4 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा और P3 एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं यहाँ सीक्वेंस लिख रही हूँ। P1 एग्जीक्यूट हुआ 1 मिलीसेकंड के लिए, फिर P2, फिर P2, फिर P2, फिर P2 और फिर P4, उसके बाद P1 और उसके बाद P3। तो इस तरह से ये सीक्वेंस रहेगी। तो अब हम इसके बाद बनाते हैं गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, हम बॉक्सेस की फॉर्म में बनाते हैं। जिस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते जाएंगे उसको हम बॉक्स में लिखते जाएंगे। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया। इसमें सबसे पहला प्रोसेस हमारा 0 से 1 मिलीसेकंड के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है P1, तो यहाँ मैंने लिख दिया। इसके बाद 1 मिलीसेकंड पे आया P2, तो वो भी 1 मिलीसेकंड के लिए पहले एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, P2 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है। फिर
P3 आया और P3 का काम हमारा ज़्यादा टाइम के लिए था, तो इसलिए P3 को एग्जीक्यूट नहीं किया, P2 को ही फिर से 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर लिया। तो अब टोटल 3 मिलीसेकंड हो गए। तो अब हमारा P4 भी आ गया है, बट P4 का मैं जैसे बता चुकी हूँ आपको, P4 का भी जो बर्स्ट टाइम है वो P2 से ज़्यादा है, तो इसलिए P2 ही बचे हुए 2 और मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 1 करके 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, 2 बचे वो भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद बचे हुए तीनों में से 5 मिलीसेकंड वाला कम है, मतलब P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 5 + 5 10 मिलीसेकंड हो गया टोटल। इसके बाद P1 बचा हमारा, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 7 मिलीसेकंड के लिए, क्योंकि 1 मिलीसेकंड वो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, तो टोटल बचा यहाँ पर 7 मिलीसेकंड। तो 10 + 7 17 हो गया। तो यहाँ P1 एग्जीक्यूट हो गया अब टोटल 8 मिलीसेकंड के लिए, पहले 1 मिलीसेकंड, अब 7 मिलीसेकंड। अब हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस बचा P3, जो कि हमारा 9 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, और वो पहले एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं था, तो टोटल यहाँ 9 मिलीसेकंड के लिए ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो 17 + 9 26। तो इस तरह से हमारा ये गैंट चार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ से सबके वेटिंग टाइम निकालेंगे अलग अलग, P1 का वेटिंग टाइम, P2 का, P3 का और P4 का। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या होगा, 10 मिलीसेकंड पे P1 हमारा एग्जीक्यूट हुआ है दूसरी बार, तो 10 माइनस 1 मिलीसेकंड के लिए वो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो माइनस कर दिया, और 0 उसका अराइवल टाइम है, तो अराइवल टाइम को भी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 - 1 - 0, तो 9 मिलीसेकंड आ गया P1 का वेटिंग टाइम। अब P2 का निकालेंगे, तो जिस टाइम P2 को लास्ट टाइम हमारा एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस मिला वो था 3 मिलीसेकंड, और उससे पहले 1 और 1 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था प्रोसेस। तो 3 - 2 और माइनस अराइवल टाइम है उसका 1 मिलीसेकंड, तो 3 - 2 - 1 = 0 मिलीसेकंड P2 का वेटिंग टाइम हो गया। इसी तरह से हम वेटिंग टाइम ऑफ P3 निकालेंगे। P3 को 17 मिलीसेकंड पे CPU मिला, और उससे पहले P3 एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था, तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है यहाँ, सिर्फ हम अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अराइवल टाइम था P3 का 2, तो 17 - 2 = 15 मिलीसेकंड। नेक्स्ट वेटिंग टाइम ऑफ P4 को CPU मिला था 5 मिलीसेकंड पे लास्ट टाइम, और उससे पहले वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कुछ और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 3 = 2 मिलीसेकंड। तो ये चारों के हमने वेटिंग टाइम निकाल लिए अलग अलग। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो मैं ये ऊपर का रब कर देती हूँ, यहाँ पर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, वेटिंग टाइम ऑफ P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब 4। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाय 4। अब P1 का वेटिंग टाइम है यहाँ पर 9 मिलीसेकंड, P2 का है 0, 9 + 0, फिर P3 का है 15, P4 का है 2। तो 9 + 0 + 15 + 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये नीचे का भी रब कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया 6.5 मिलीसेकंड। तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही था। इसमें मैंने आपको शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग बताई है नॉन प्रिम्प्टिव एंड प्रिम्प्टिव मोड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बताऊंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।